हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंजन एरन और आज क्लास 12 भौतिक विज्ञान में हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम आवेशित कण की गति को पढ़ते हैं तो वहाँ तीन स्थितियाँ संभव होती हैं, जिनमें स्थिति नंबर 1 होती है जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर दिशा में प्रवेश करता है। तो कोई भी आवेशित कण दे रखा है, वह चुंबकीय क्षेत्र के या तो समांतर अर्थात उसके साथ थीटा बराबर 0 अंश का कोण बनाते हुए या प्रति समांतर अर्थात थीटा बराबर 180 अंश का कोण बनाते हुए वहां प्रवेश करता है। तो यहाँ हमने लिखा, माना q आवेश का कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र v वेक्टर के समांतर या प्रति समांतर दिशा में v वेग से प्रवेश करता है। प्रारंभ में इनका वेग हमने v लिया है, तब आवेशित कण पर चुंबकीय बल का मान हम बल से देते हैं F बराबर क्यू v साइन थीटा से। यदि हम यहाँ साइन थीटा की जगह पर थीटा का मान 0 डिग्री या थीटा का मान 180 अंश रख करके इस बल की गणना करेंगे, क्योंकि साइन 0 का मान भी 0 ही होता है और साइन 180 अंश का मान भी 0 ही होता है, इसीलिए F का मान दोनों ही स्थितियों में हमें 0 ही मिलने वाला है। इसीलिए जब भी कोई आवेशित कण थीटा बराबर 0 डिग्री या थीटा बराबर 180 अंश से उस दिशा में प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो वहाँ कोई भी बल उपस्थित नहीं रहता है, जिस कारण आवेशित कण बिना किसी विचलन के अपने पूर्व पथ पर ही गति करता रहेगा। मान करके चलिए यहाँ ये प्लस क्यू आवेश प्रदर्शित किया गया है, जिसका वेग v वेक्टर है, जहाँ इसकी दिशा को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही प्रदर्शित किया गया है, इसलिए थीटा का मान 0 डिग्री हमने यहाँ लिखा है। यदि यह इस दिशा में यहाँ प्रवेश कर रहा है तो इसी दिशा में ही वह निरंतर गतिशील रहेगा, इनके रास्ते पर, इनके पथ पर कोई भी विचलन प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से यदि एक प्लस क्यू आवेश v वेक्टर वेग के साथ चुंबकीय क्षेत्र से 180 अंश का कोण बनाते हुए प्रवेश करता है, क्योंकि v वेक्टर की दिशा इस तरफ है और वेग की दिशा इस तरफ है, दोनों में जो कोणीय मान है वह 180 अंश का है, तब इस स्थिति में भी यह जो आवेश हमें दे रखा है इसके रास्ते में कोई भी विचलन नहीं होगा। जिस दिशा में यह अंदर प्रवेश करता है उसी दिशा में यह पूर्व पथ पर ही गति करता रहेगा। साथ ही एक इसमें स्पेशल केस और यह भी हो सकता है कि यदि प्रारंभ में जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समांतर या प्रति समांतर दिशा में है, साथ ही वह इसके अंदर v वेग का जो मान दे रखा है वह 0 रख रहा है। यदि कोई एक आवेश इस विद्युत क्षेत्र के अंदर गतिशील नहीं है बल्कि विरामावस्था में रखा हुआ है, तब इसके लिए बल का मान कितना होगा, क्योंकि फॉर्मूले में फिर से v गुणा में आते हैं। यदि हम v का मान 0 ले रहे हैं तो उस स्थिति में भी उस आवेश पर कोई भी बल कार्यरत नहीं होगा। इसके बाद स्थिति नंबर 2 है जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है, अर्थात थीटा का मान 90 अंश के बराबर होता है। यदि q आवेश तथा m द्रव्यमान का कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र v वेक्टर जिसकी दिशा कागज के तल के अभिलंबवत अंदर की ओर दे रखी है, यहाँ पर चित्र में क्रॉस प्रदर्शित किए गए हैं। यह जो क्रॉस प्रदर्शित किए गए हैं यह चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। यदि यहाँ डॉट प्रदर्शित किए जाते हैं तो इसका मतलब है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह बाहर की तरफ आ रहा है, डॉट द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और यदि यहाँ क्रॉस प्रदर्शित किए जा रहे हैं तो इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र इसके अभिलंबवत और अंदर की दिशा में है। तो क्रॉस इस स्थिति में प्रदर्शित कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अभिलंबवत अंदर की ओर है और v वेक्टर वेग से लंबवत प्रवेश करता है। यहाँ यह हो जाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यह हो जाती है v वेक्टर की दिशा, तब इस पर f वेक्टर की दिशा को इस दिशा में प्रदर्शित किया गया है। तब यदि वह लंबवत प्रवेश करते हैं तो जो कण है वह वर्तुल गति करेगा, अर्थात किसी वृत्त के अनुदिश गति करेगा। यहाँ जो q आवेश रखा गया है यदि वह v वेक्टर से जो कि दिए गए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है इस प्रकार से अंदर प्रवेश करता है, तो इस पर एक ऐसा बल कार्यरत होगा जो इस कण को वर्तुल गति कराने के लिए सहायक होगा। तो इस तरीके से यदि आप यहाँ देखें, दूसरे चित्र में हमने प्रदर्शित किया गया है, यहाँ v वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित किया है इस स्थिति में, तब यहाँ f वेक्टर का मान इसके लंबवत दिशा में होगा। यह इसे
दूसरी दिशा में वृत्त के अनुदिश ही गति कराने की कोशिश करेगा। ऐसी इस स्थिति में हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर से v वेक्टर का मान ऊपर की दिशा में होगा, fm का मान अंदर की तरफ ही होगा। फिर से यह इस कण को अंदर की ओर गति कराने की कोशिश कर रहे होंगे। हर एक बिंदु पर यहाँ एक अनुस्पर्शी रेखा में ही बल कार्यरत होगा और वह एक उसे वृत्तीय गति कराने के लिए बाध्य कर रहे होंगे। तो यह हो जाता है हमारा डायग्रामेटिकली कैसे बल कार्य कर रहा है जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है। यदि हम इस स्थिति में आवेशित कण पर आरोपित चुंबकीय बल की गणना करें तो F का फॉर्मूला होता है QVV साइन थीटा, और थीटा का मान यहाँ हमें 90 अंश दे रखा है। साथ ही साइन 90 का मान 1 के बराबर होता है, इसीलिए बल का मान हमें मिल जाएगा QVV के बराबर। अब कण की वृत्तीय पथ पर गति के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वह उसे मिलेगा जो ये चुंबकीय बल F प्रदान कर रहा है, क्योंकि वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह जो चुंबकीय बल है वह उसे यह अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा होगा। मान करके चलें ये जो वृत्तीय गति कण कर रहा है वह r त्रिज्या के वृत्तीय रास्ते पर गति कर रहा है। तब यदि हम अभिकेंद्र बल की गणना करें तो फॉर्मूला होता है अभिकेंद्र बल के लिए mv²/r, और यह बल उसे कहाँ से मिल रहा होगा? चुंबकीय बल से, और चुंबकीय बल का मान है QVV के बराबर। यदि हम इन दोनों को बराबर रख लेते हैं तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का मान हमें मिल जाएगा mv/qv के बराबर, जहाँ m प्रदर्शित कर रहे होंगे कण के द्रव्यमान को, v प्रदर्शित कर रहे होंगे उस कण के वेग को, q प्रदर्शित कर रहे होंगे आवेश को, और v प्रदर्शित कर रहे होंगे चुंबकीय क्षेत्र को। तो इस तरीके से यहाँ वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हमें प्राप्त हो जाती है कि किस त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर यह q आवेश गति कर रहे होंगे। साथ ही हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है कि mv का मान संवेग p के बराबर होता है। तो यदि हम mv को p से बदल लेते हैं तो एक नया फॉर्मूला हमें और मिल जाता है r बराबर p/qv। तो यहाँ से इस रिलेशन से आप देखें कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r का मान है वह उसके संवेग के अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि p ऊपर आ रहा है, r प्रपोर्शन में है p के, तथा कण के आवेश q वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता v, आवेश q और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता v इन दोनों के साथ r व्युत्क्रमानुपाती का संबंध प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष हम यह निकाल सकते हैं, यदि हमें कोई भी वृत्तीय रास्ता दे रखा है और उस पर p का मान बढ़ रहा है, संवेग ज़्यादा है, तो उतना ही बड़ा उसका वृत्तीय रास्ता हो जाएगा। p का मान कम है तो वहाँ वृत्तीय रास्ते का मान भी कम ही होगा। तो यहाँ गतिज ऊर्जा के लिए एक फॉर्मूला और पढ़ाया जाता है, k और p में एक संबंध होता है, k बराबर होता है p²/2m के। यदि हम यहाँ से p का मान निकालें तो बराबर आएगा वर्गमूल में 2m के। यदि p का यह मान हम ऊपर वाले रिलेशन में लगा लेते हैं तो r का मान हमें मिलेगा वर्गमूल में 2mk/qb। एक ये नया फॉर्मूला हमें पता चल जाता है गतिज ऊर्जा के पदों में वृत्तीय पथ की त्रिज्या के लिए सूत्र। यदि आवेशित कण का वृत्ताकार पथ पर घूमने का परिक्रमण काल T से प्रदर्शित किया जा रहा हो तो T के लिए फॉर्मूला होता है 2πr/b, क्योंकि समय के लिए सूत्र होता है दूरी बटे चाल। जब हम वृत्तीय रास्ते पर चल रहे हैं तो दूरी का मान होता है 2πr और चाल का मान हमने यहाँ v लिया है, तो t के लिए फॉर्मूला होता है जनरली वृत्तीय पथ के लिए 2πr/v। यदि हम यहाँ t के लिए नया फॉर्मूला निकालें तो r के लिए जो हमने पीछे मान निकाल रखे हैं mv/qb, उसे यहाँ रख लेने पर t के लिए फॉर्मूला बन जाता है 2πm/qb। साथ ही कण की आवृत्ति n का फॉर्मूला होता है 1/t। आवृत्ति को न्यू से भी प्रदर्शित कर लेते हैं और n से भी प्रदर्शित कर लेते हैं, तो न्यू और n दोनों के ही मान को 1/t से लिखा जाता है। इसके लिए यदि हम इसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा qv/2πm। तो यह हो जाती है कण की आवृत्ति। साथ ही यहाँ एक रिजल्ट आप देखेंगे, परिक्रमण काल और आवृत्ति दोनों में ही v नहीं आ रहा है, किसी भी फॉर्मूले में v नहीं है, अतः परिक्रमण काल और आवृत्ति कण की चाल पर निर्भर नहीं करते हैं। इसी के साथ हमारा केस थर्ड है, जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर अथवा लंबवत छोड़कर किसी अन्य कोण पर प्रवेश कर रहे हैं। हमने पहला केस पढ़ा जब वे समांतर या प्रति समांतर हैं, दूसरा केस पढ़ा हमने लंबवत हैं। यदि इन दोनों केसेस के अलावा कोई और हमें थीटा का मान दे रखा है तो उस स्थिति में r का मान क्या होगा, अर्थात यदि आवेशित कण सामान्य दिशा में गतिशील है तब उसके लिए गति किस प्रकार की होगी।
तो जब भी वह थीटा कोण पर प्रवेश कर रहे होंगे तो इस स्थिति में कण के वेग के दो घटक होंगे। एक होगा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक जिसे हम कहेंगे v cos थीटा। यदि आप यहाँ चित्र में देखें तो चित्र में प्रदर्शित किया गया है, यह v वेक्टर की दिशा है। v वेक्टर के साथ थीटा कोण बनाते हुए एक कण v वेग से गतिशील है। तब इस v के हम दो घटक प्राप्त कर सकते हैं, एक थीटा कोण के सापेक्ष v cos थीटा और एक उसके लंबवत v sin थीटा। यदि हम v cos थीटा वाले घटक को देखें तो वह v वेक्टर की ही दिशा में है, अर्थात अब यह वाला वेग का घटक v वेक्टर के साथ चुंबकीय क्षेत्र के साथ 0 कोण अंश बना रहे हैं। और जब थीटा का मान 0 अंश के बराबर होता है तो अभी हमने अपनी स्थिति नंबर 1 में पढ़ा था कि उसके कारण सरल रेखीय पथ पर गतिशील होगा, उसके पथ में कोई भी विचलन नहीं होता है। तो पहली स्थिति में जो हम समांतर घटक v cos थीटा ले रहे हैं उसके कारण जो गति होगी वह सरल रेखीय रास्ते पर गति होगी, वह उसे आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे सरल रेखीय रास्ते पर। जबकि यदि हम दूसरे घटक की बात करें जिसे हम v sin थीटा कह रहे हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक है, और जब लंबवत घटक है तो अभी हम स्थिति नंबर 2 में यह पढ़ करके आए हैं, तो इस घटक के कारण जो कण होता है वह वृत्ताकार रास्ते पर गतिशील होता है। अब यदि हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं तो यह घटक उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और यह घटक उसे वृत्ताकार रास्ते पर घुमाने की कोशिश कर रहा है। यदि हम वृत्ताकार रास्ते पर घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ कुछ एक हेलिकल पाथ जैसा बन जाता है, एक सर्पिलाकार पाथ बन जाता है जिसे हम कुंडलिनी पाथ कहते हैं, रास्ता कहते हैं। तो इस प्रकार दोनों रूप से सम्मिलित रूप से जो कण की गति का रास्ता है वह सर्पिलाकार हो जाता है, हेलिकल हो जाता है। इस स्थिति में कण के कुंडलिनी पथ की त्रिज्या का मान यदि हम निकालें तो पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था r बराबर mv/qv, जहाँ v प्रदर्शित कर रहे थे उसके लंबवत दिशा में वेग को। अब यहाँ लंबवत दिशा में जो वेग है वह v sin थीटा है, तो इसीलिए v को v sin थीटा से बदल लेने पर इस स्थिति में रास्ते की जो त्रिज्या है r का मान वह हमें मिल जाएगा mv sin थीटा/qv। साथ ही कण का परिक्रमण काल वही रहेगा क्योंकि वह वेग पर निर्भर नहीं करते हैं, 2πm/qv। कण की आवृत्ति भी वही रहेगी, qb/2πm। इसी के साथ इसमें एक मान और पढ़ना है, कुंडलिनी पथ का चूड़ी अंतराल पिच किसे कहा जाता है? कण प्रत्येक चक्कर में चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश जितना विस्थापित होता है उसे ही पथ की पिच कहा जाता है, उसका चूड़ी अंतराल कहा जाता है। मान करके चलिए हम इस बिंदु से इस बिंदु तक की बात कर रहे हैं तो एक चक्कर को वह यहाँ तक पूरा कर रहे होंगे, तो इस एक चक्कर में कितनी दूरी तय की गई है उसे ही कहा जाता है कुंडलिनी पथ की पिच का मान, चूड़ी अंतराल का मान। इसे हम पी से प्रदर्शित करके बताते हैं। पी के लिए फॉर्मूला होता है, अब जैसे दूरी को प्रदर्शित कर रहे हैं तो दूरी बराबर होता है वेग गुणा समय अंतराल। अब वेग का मान v के दिशा में v cos थीटा से दिया जा रहा है और समय अंतराल को हम t से प्रदर्शित कर रहे हैं, एक चक्कर में लिया गया समय t। तब फॉर्मूला हो जाता है v cos थीटा और t का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं 2πm/qv, तो v का टोटल फॉर्मूला हो जाता है v cos थीटा × 2πm/qv। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति किस प्रकार की होती है वह कंप्लीट हो जाता है। साथ ही अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।